हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, एनसीईआरटी की समरी चल रही है क्लास 7th की और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 9th चैप्टर इतिहास का, और जो कि कुछ इस तरीके से उसका यहाँ पे कह सकते हैं फ्रंट का जो आपका पेज है वो दिखता है। ठीक है, तो देखिए एंड में यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा क्विज रखा जाता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपको एनसीईआरटी के करने को मिलेंगे और वहीं दूसरी तरफ जो कि एग्जाम में भी आपके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस निकाले भी जाते हैं, वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम लोग करेंगे केवल 10 मिनट के अंतर्गत। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ आज हम लोग बात करेंगे रीजनल कल्चर के बारे में, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं जैसे मलयालम वगैरह, जो क्षेत्रीय मंदिर हैं वो कैसे बने, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली बात अगर आपसे देखी जाए तो बात की गई है चेरास के बारे में। और चेरास कहाँ के आपके राजा थे? केरल के राजा थे। तो वहाँ पे कौन सी भाषा थी? मलयालम। तो अभी मलयालम कहाँ की भाषा है आपकी कही जाएगी? केरला की, राइट। और वहाँ पे किंगडम था, वो उसका नाम क्या था? महोदयापुरम। ठीक है, तो महोदयापुरम को जो चेरा किंगडम था वो आपका 9th सेंचुरी में था, और उसने जो है लोकल मलयालम भाषा को अपने जो उसके साहित्य थे उसमें लिखना शुरू किया। तो इससे शुरू हो गया आपका रीजन और भाषा में आपसी संबंध। और ये कह सकते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखने का। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा सुंदर सा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं ये संस्कृत से कैसे जुड़ी मलयालम भाषा। तो संस्कृत का क्या होता था कि वहाँ पर संस्कृत भाषा में आपका जो टेम्पल थिएटर होते थे, यानी जो टेम्पल में नृत्य वगैरह होता था केरल में, उसमें से भी कई जो एपिक्स है संस्कृत के वहाँ से मलयालम भाषा में उतारे गए हैं या फिर नोट किए गए। तो कह सकते हो फोटोकॉपी उस जमाने में भी चलती थी, राइट। अब हुआ क्या, अब धीमे धीमे संस्कृत के साथ साथ मलयालम भाषा को दोनों को मिलाकर के जो यहाँ पे एक आपके सामने जो कृति लिखी गई उसका नाम था लीलातिकम। ठीक है, तो लीलातिकम में क्या है आपकी संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज यानी मलयालम भाषा को भी जोड़ा गया, और ये किस पे आधारित थी? ग्रामर और कविताओं पे आधारित थी। ठीक है, अब एक बार ये पेज देखिए, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने बात की थी मलयालम भाषा की, तो ये है वो अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन। तो ध्यान से आप इसमें देखिए, तो जैसे आप जो पढ़ लेंगे यहाँ पे आपका मलयालम भाषा, उन्हें यहाँ समझ में आएगा कि कुछ अक्षर यहाँ पे संस्कृत भाषा में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बाकी दोनों पिक्चर्स के बारे में हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग देखते हैं रूलर्स और रीजनल ट्रेडिशंस के बारे में, मतलब कैसे राजाओं ने रीजनल रिलीजियस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। तो जगन्नाथ के मंदिर में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे आज भी लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं भगवान की। ठीक है, तो अगर भगवान की वहाँ मूर्ति लकड़ी की बनाई जाती है तो मतलब क्या हुआ कि उसे आपका ट्राइबल लोग सबसे पहले पूजते होंगे अपने लोकल गॉड की तरह, और वही आज जगन्नाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो इसे बनवाया किसने था? अनंत वर्मन ने, जो कि गंगा डायनेस्टी से संबंधित थे। ठीक है, और इसे कहाँ पे बनवाया गया था? उड़ीसा, पुरी में। और वहीं 1230 में जो आपके एक राजा आते हैं अंग भीम या अनंग भीम तृतीय, तो वो तो खुद को अपने आप को भगवान का डिप्टी यानी कि उनका एक उप भगवान मान लेते हैं। ठीक है, कौन से भगवान का? यहाँ पर जगन्नाथ भगवान का। अब बात करते हैं राजपूतों के बारे में और उनकी बहादुरी के बारे में। तो एक क्षेत्र आता है राजपुताना। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये है राजस्थान का क्षेत्र, और इसे किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब राजपूतों की जितनी भी बहादुरी की कथाएं हैं उन्हें कैसे बढ़ाया गया? पोयम और सॉन्ग के माध्यम से बढ़ाया गया। तो इसको आप चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पेज क्लियर हो गया होगा। अब वापस चलते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने बात की थी तो जगन्नाथ टेम्पल ये है आपका, जहाँ पर ये लोकल जो आपके ट्राइबल लोग थे जो पहले पूजा करते थे, वही आज जगन्नाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और ये 3 भगवान हैं जिनकी मूर्तियाँ निकाली जाती थी, बालभद्र, सुभद्रा और आपके यहाँ पे खुद जगन्नाथ। ठीक है, तो ये जो आपके सामने चित्र बना हुआ है, इसमें अब आपसे वो से ये जो जितने भी एरियाज आए हैं, ठीक है, अलग अलग, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान के बारे में, वहीं उत्तर प्रदेश के बारे में, और भुवनेश्वर के अलावा पश्चिम बंगाल से कल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और इसी तरह सूरदास वगैरह कहाँ से संबंधित थे? आपके यूपी और एमपी से। तो ऐसे ही आज हम लोग यहाँ के लोकल कल्चर के बारे में जानेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे खजुराहो की ये जो है ना, ये जो फोटो बनी है सेकंड वाली, ये खजुराहो के डांस क्लास को बताती है, जो कि लक्ष्मण टेम्पल में। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए अब स्टोरी है यहाँ पे कथक की, बड़ी सुंदर स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ क्या, ये वन ऑफ द क्लासिकल फॉर्म्स है आज। ठीक है, और उसमें कौन कौन आते हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरला से, ओडिसी
कुचिपुड़ी और मणिपुर से। ठीक है, तो ये तो हो गए क्लासिकल डांस के बारे में। लेकिन ये जो आपके कौन से शब्द से निकाला गया है, तो शब्द है वो कथा, और उसी से बना था कथक। तो किस चीज़ की यहाँ पर आपके कथा सुनाई जाती थी, तो राधा कृष्ण की कथा सुनाई जाती थी कथक में। तो इसको यहाँ पे इवॉल्व किया गया किसके माध्यम से, घराना के माध्यम से, जो कि कहाँ थे, राजस्थान और लखनऊ में। एक चीज़ और कि ये एक खुद में कास्ट होती थी जो कहानियाँ सुनाती थी, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए तो वाजिद अली शाह के यहाँ पे कह सकते हैं नेतृत्व में इसे पूरे इंडिया में पहचान मिली थी। ठीक है, अब देखिए ये आपको याद हो गया होगा पूरा पेज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कथक डांस की बात कर रहे थे, तो ये है वो कथक डांस की कोर्ट पेंटिंग। यहाँ पे दो लोग एक साथ नृत्य कर रहे हैं, यही है कथक डांस। ठीक है, और वहीं बगल में अगर आप देखिए तो ये जो एक चित्रकला है, तो इसको क्या कहा जाता है, आइए इसको जानते हैं पहले। तो इस जो अभी आपने देखा था चित्र जो उसमें अकबर बैठे हुए थे, उसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, किसके द्वारा यहाँ पे इसको कह सकते हैं संरक्षण मिला, मुगल राजा, कौन कौन से, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के द्वारा। तो और उसमें क्या क्या बनवाते थे, सीन ऑफ बैटल एंड हंटिंग। अब इसको देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने किया, यहाँ पे जैसे ही वो हंटिंग करके आए तो उन्होंने अपने एक मिनिएचर तुरंत तैयार करा लिया। ये राजा बैठे हुए हैं, अगल बगल उनके यहाँ पे सेनानी है, और यहाँ पे आपके जानवर आराम कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए वो जानवर को पकड़ लिया गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चित्र क्लियर हो गया होगा। अब आगे की जानकारी देखते हैं मिनिएचर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, वही जो मुगल के कलाकार थे वही आपके हिमाचल प्रदेश में आके बसोहली नाम के मिनिएचर को बनाने लग गए, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भानुदत्त की रसम मंजरी। ठीक है, तो रसम मंजरी किसके द्वारा लिखी गई थी, भानुदत्त के द्वारा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में वही आपका मिनिएचर पेंटिंग को कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना गया, जो कि किस पे आधारित था, वैष्णव के आधार पे था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो कारण क्या था कि ये हिमाचल के आपका कांगड़ा स्कूल बना, तो नादिर शाह ने लगातार अटैक किए, इसके अलावा दिल्ली के सुल्तानों ने भी क्या किया, अटैक किया। तो यहाँ पर जितने भी मुगल आर्टिस्ट थे वो कहाँ चले गए, हिमाचल प्रदेश में, और उन्होंने कौन सा स्कूल शुरू कर दिया, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑफ मिनिएचर। और वहीं अगर यहाँ बात की जाए तो ये जैन टेक्स्ट में भी इसके बारे में बताया गया है, और पुराने समय में देखिए तो ये पाम लीव्स और लकड़ियों पर भी लिखा जाता था। अब देखिए ये पेज क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसी मिनिएचर पेंटिंग जो हम लोगों ने अकबर के बारे में देखी थी, तो वही मिनिएचर पेंटिंग आगे जाके राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं महाराणा राम सिंह द्वितीय, ये उनकी सवारी निकल रही, लेकिन एक मिनिएचर फॉर्म में ये पेंटिंग बनाई गई है, इसलिए ये इतनी क्लियर है। और वहीं दूसरे में देखिए तो कांगड़ा, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी, तो ये पहाड़ी मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे कृष्ण और राधा की रासलीला है का बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में। तो बंगाल में जो है वहाँ रीजनल लैंग्वेज कैसे बनी, कहा तो ये जाता है कि बंगाल जो है आपकी बंगाली भाषा संस्कृत से निकली है, लेकिन कई सारे पुराने संस्कृत टेक्स्ट ये कहते हैं कि बंगाल के लोग तो बंगाली बोलते ही नहीं थे, बल्कि वो तो संस्कृत भी नहीं बोलते थे। तो कौन सी भाषा फिर ये बंगाली आई कैसे, तो इसको जानते हैं। तो देखिए जब 14वीं सदी, अब 4वीं सदी आई आपकी, तो वहाँ पर बंगाल और मगध में आपस में कह सकते हैं व्यापार का लेन देन हुआ, तो इससे भाषा भी बढ़ी। फिर आए गुप्ता रूलर, उन्होंने तो वहाँ पे ब्राह्मणों को भेज दिया, तो इससे संस्कृत भाषा वहाँ पे बढ़ने लग गई। तो जो उनकी एक लोकल भाषा थी प्लस संस्कृत भाषा, यही आगे जाके किसके नाम से जानी गई, बंगाली भाषा के नाम से। और ये किसके समय सबसे ज़्यादा डेवलप हुई थी, अकबर के समय पे। और इसी के बारे में कुछ कुछ बताया गया है ज़ुएनज़ैंग के द्वारा, जो कि कौन से चाइनीज ट्रेवलर थे, 7वीं सेंचुरी के। तो अकबर के समय में जहाँ पर्शियन भाषा उनके दरबार की भाषा बनी, और वहीं बंगाली भाषा रीजनल लैंग्वेज बन गई, किसके समय पे, अकबर के समय पे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्ली बंगाली लिटरेचर की। भाई भाषा तो बन गई, अब लिटरेचर कैसे बना, तो कुछ तो वही संस्कृत के आधार पे रहा। तो संस्कृत जो आधार पे रहा वो अधिकतर ट्रांसलेशन था, मतलब उन्होंने चुपचाप कॉपी कर लिया पूरा, और उसमें जो उदाहरण था वो था मंगल काव्य, और भक्ति लिटरेचर में चैतन्य देव की बायोग्राफी। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए दूसरी जो उन्होंने खुद अपने कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली वहाँ पे इजाद किया, तो उसमें नाथ लिटरेचर का एग्जाम्पल आता है। और इसके अलावा मान्यमती और गोपी चंद्र के गाने और धर्म ठाकुर के पूजा से संबंधित जो कहानियाँ हैं, ये कौन से आपके फॉर्म से हैं, ये इंडिपेंडेंट बंगाली लिटरेचर कहा जाता है।
ठीक है, एक बार जरा इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पीर और टेम्पल की। पीर का नाम सुना होगा आपने। पीर को हम लोग अधिकतर कैसे मानते हैं कि भाई उनके पास सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है। और देखो तो हुआ शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मुगल्स आते हैं बंगाल और ढाका में, और अपने जो उनके यहाँ पे कह सकते हैं जो अधिकारी होते थे वो मस्जिद बनाते हैं, और मस्जिद के आसपास का जो भी क्षेत्र है वहाँ पे कम्युनिटी लीडर को स्थापित करते हैं जो कि टीचर भी होते हैं, और उन्हीं को मान लिया जाता है कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर थी, और उन्हीं को क्या 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 कहने लगते हैं, पीर कहा जाने लगता है। और यही पीर शब्द अब हम लोग सूफी, हिंदू और बुद्धिस्ट जैसे जो वहाँ पे हमारे जो साधु हैं उनके लिए भी अब प्रयोग किया जाने लगा। और वहीं अगर टेम्पल्स की बात की जाए तो अधिकतर बंगाल में जो टेम्पल बनाए गए हैं वो या तो कोलू संप्रदाय से बनाए गए हैं जो कि आपके तेल निकालते थे, और कंसारी जो कि बेल मेटल यानी घंटे का कार्य करते थे, ठीक है। चाहिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वहीं अगर टेम्पल में देखो तो टेम्पल में दो तरीके से, यानी एक तो दो चला और एक चौचला, यानी कि 4 रूफ और डबल रूफ। कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको ऐसे याद कर लो, 2 स्टोरी एंड 4 स्टोरी के टेम्पल बनने लग गए। तो 2 स्टोरी को क्या कहते हैं, दो चला, और 4 स्टोरी यानी 4 मंजिल को क्या कहते हैं, चौचला, ठीक है। अब आपको बंगला डोम याद आ रहा होगा, ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने बंगला डोम कब पढ़ा था। तो चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है उसकी फोटो। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये महिला यहाँ पे खड़ी हुई है, और ये देखिए कितना ऊंचा है, इसे कहते हैं डबल रूफ्ड थेस्ट है, ठीक है। ये डबल रूफ्ड है यानी केवल 2 साइड से है, यानी एक साइड और उसका दूसरा साइड। और वहीं ये वाला 1 2 3 और 4, तो ये हो गया आपका 4 रूफ्ड टेम्पल विद टावर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं फिश एज फूड के बारे में। तो फिश एज फूड के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो आप यहाँ देख रहे हैं महिलाएं जो हैं यहाँ पे आपके चित्र में क्या कर रही हैं, फिश को तैयार कर रही हैं खाने के लिए। तो ये एक टेराकोटा का प्लेट है, कहाँ का, विशाल लक्ष्मी टेम्पल का, ठीक है। अब देखो टेराकोटा के प्लेट में तो हमें पता चला कि मछली खाते थे, लेकिन बृहद्धर पुराण में भी ये कहा गया है कि ब्राह्मणों को छूट दी गई थी मछली खाने के लिए। और ये कौन सी सदी का टेक्स्ट है आपका, 13th सेंचुरी का, ठीक है। अब देखिए अब ये भी आपको पूरा क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब टाइम है क्विज का। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, और फिर हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब साथ में शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा गया है, अनंत वर्मन। तो अनंत वर्मन आपके संबंधित थे उड़ीसा से, ठीक है। और वहीं जगन्नाथ भगवान आपके किससे संबंधित थे, पुरी से। और वहीं अगर बात की जाए महोदयापुरम के बारे में तो ये संबंधित थे केरला से। तो लीलाती काम किससे संबंधित थे, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जवाब हो जाएगा ये भी संबंधित थे केरला से ही। और मंगल काव्य की अगर आपसे बात की जाए तो मंगल काव्य आपका संबंधित था बंगाल से। तो मिनिएचर यहाँ पे आपका किससे संबंधित था, कांगड़ा से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो मणि प्रवलम और उससे संबंधित किताब कौन सी थी, तो किताब का नाम क्या था आपका, लीला लकम, ठीक है। तो लीलाति लकम जो है आपकी ये किताब थी। तो मणि प्रवलम क्या था, तो मणि प्रवलम का यहाँ पे आपका मतलब है कि जिसमें संस्कृत प्लस लोकल लैंग्वेज में जो आपकी भाषा लिखी गई थी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डायमंड एंड कोरल्स, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब वो क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में आए थे। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि मुगल पेंटिंग सबसे अधिक ऊंचाई पे किसके काल में पहुंची थी, तो इसका जवाब हो जाएगा जहांगीर के काल में, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए सेकंड क्वेश्चन, तो मिनिएचर पेंटिंग ये आपकी कहां पर इसका उदय हुआ, तो इसका उदय हुआ था किशनगढ़ में। और वहीं अगर तीसरा सवाल देखा जाए तो कौन सा ऐसा यहाँ पे राजपूत के समय पीरियड था जहाँ पे कोई भी बुद्धिस्ट एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो वो राजस्थान में ही होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, माउंट आबू, ठीक है। चलिए अब सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आपने जवाब ले लिए। तो अब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे 18वीं सदी के पॉलिटिकल उदय की, जैसे क्या क्या वहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन हुए थे 18वीं सदी के। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।